सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर। जी हाँ, तृतीय सेमेस्टर का। और आज ये आपका जो सेशन है ये आपका तृतीय सेमेस्टर 2016 का यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेकर के आऊँ। जी हाँ साथियों, 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अष्टम प्रश्न पद आपका कंप्यूटर का होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 2016 से लेकर के 2020 तक, अभी जो रिसेंटली 2020 आपके साथ जो तृतीय सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वालों के जो पेपर हुए हैं वहां तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये हालांकि आज का आपका फर्स्ट है और जिसमें दोस्तों आपको पता है 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसका टाइम होता है वो 1 घंटे का होता है। इसके कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, निर्देश भी मैं आपको बता देता हूं। निर्देश यहाँ पर ये दिया गया है कि सभी प्रश्न जो है वो आपको करना अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो है उनके सम्मुख दिए रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ, जैसे हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा, वहां पर आपको छांट करके लिखना होता है, सिर्फ आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपको कितने शब्दों में बयां करना है, उनके जो उत्तर है वो आपको 30 शब्दों में बयां करना है। लेकिन 30 शब्द नहीं, मान के चलते अगर 15 शब्द भी हो जाते तब भी आपको उतने नंबर दे जाएंगे, ठीक है, शब्दों में। और उसके बाद हमारा थर्ड पोर्शन आता है लघुत्तरीय प्रश्नों का, जो कि आपको पता है ना 50 शब्दों में बयां करने होते हैं। लेकिन 50 नहीं, अगर हम 25 मान के चलते हैं तब भी उतने ही नंबर दे जाएंगे यार दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका पूर्णांक होता है वो 25 नंबर का होता है। जी हाँ, पूर्णांक जो होता है वो आपका 25 नंबर का होता है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला जो टाइप आपका बनता है वो क्या बनता है? पहला टाइप आपका बनता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपको बनता है जो कि 1 नंबर का पूछा जाता है, आईसीटी का पूरा नाम। आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? सेकंड के साइड चला जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है इसका पूरा नाम। बात करते हैं यहाँ पर कि सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो सीडी रोम जो होती है वो होती है, सीडी का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क हो जाता है और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड के साइड चला जाएगा, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बात करते हैं यहाँ पर हम दोस्तों थर्ड नंबर प्रश्न की, परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं। जी हाँ, परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर, ठीक है ना। उनके सम्मुख आपको नंबर दिए रहेंगे कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन हमारा पुटअप किया गया है या कितने नंबर इसको करने पर हमको मिलेंगे। तो यहाँ पर इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? तो लाइव जो बातचीत की जाती है उसको क्या कहते हैं? लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं? हम लोग आमने सामने क्या करते हैं, एक प्रकार से हम लोग इंटरफेस होते हैं आमने सामने, ठीक है ना। वीडियो कॉल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इंटरफेस होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 किया रहा होगा इस पेपर में, हालांकि चिन्ह लगा दिया था उसने, चैटिंग गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हम चैटिंग एक एसएमएस के माध्यम से भी कर सकते हैं, हालांकि वो इंटरनेट पर परस्पर लाइव बातचीत तो नहीं हुई ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा इंटरफेस हो जाएगा, इंटरफेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व जो हैं वो आपका इसमें सूचना भी आ जाता है। जी हाँ, ये आपका सूचना भी आ जाता है, स्रोत भी आ जाता है और प्रसारण एवं प्राप्ति भी आ जाता है। यानी उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उसने जिस व्यक्ति का ये पेपर है दोस्तों, ये उसने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ दिया था, इसमें चिन्ह नहीं लगाया उसने। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। CAL का पूरा नाम क्या होता है? CAL का क्या नाम होता है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी साथी भाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं यहां से हमारा जो सेशन शुरू होता है वो शुरू होता है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न से। अति लघुत्तरीय प्रश्न से हमारा यहाँ पर सेशन जो है वो शुरू होता है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो अति लघुत्तरीय का बनता है वो क्या बनता है? चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो बनता है वो बनता है कि संचार, जी हाँ, संचार किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपका आ जाता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के देख सकते हैं आप लोग, उनके सामने दिए गए हैं, 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। तो संचार किसे कहते हैं? तो संचार ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्ह हो, जब 2 या 2 व्यक्ति आपस में सार्थक चिन्ह हो या कह लीजिए संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अपने विचार या भावों को आदान प्रदान करते, अपने विचार
ठीक है ना, अपने विचार या भाव को, भाव का जो आदान प्रदान करते हैं साथियों, ठीक है ना, भाव का जो आदान प्रदान करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। एक लाइन में आपकी परिभाषा हो गई, ठीक है ना, एक लाइन में आपकी परिभाषा हो जाए कि जो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कोई सार्थक चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा संचार कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर प्रश्न। जी हाँ साथियों, 7 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल क्या होता है या प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे सभी साथी, अगर जिन भी साथियों को पता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है वो आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए प्रोटोकॉल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा एक नाम HTTP होता है। ठीक है ना, यानी प्रोटोकॉल क्या होता है कि संचार के नियमों को संग्रह करता है। कौन संग्रह करता है, प्रोटोकॉल। यानी जब कोई भी सूचना होगी या डेटा होगा कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रेषित की जाएंगी या प्रेषित होती हैं, तो यह प्रेषण कुछ नियमों के अनुसार होती हैं। कोई नियम होता जरूर होगा तभी तो ये प्रेषण होती है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस सबसे कॉमन और ज्ञात प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP, इसका मेन उदाहरण हो जाएगा HTTP, यही हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल। ठीक है ना, बस ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इतना ही लिख देना है, नंबर आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वर का क्या अर्थ है। जी हाँ, सर्वर का क्या अर्थ होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वर जिसे हम लोग नेटवर्क के भाग के अंतर्गत रखते हैं, सर्वर को नेटवर्क के भाग के अंतर्गत। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि नेटवर्क जो होता है, ठीक है ना साथियों, समझने का प्रयास करिएगा। नेटवर्क जो होता है इसके कितने भाग होते हैं, इसके दोस्तों 3 भाग रखे गए। कौन कौन से, 3 नहीं, इसके लगभग आपको काफ़ी सारे भाग देखने को मिलते हैं, लगभग 5 भाग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपका पहला आ जाता है सर्वर, जो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। सर्वर यही जो 8 नंबर क्वेश्चन यही आ जाता है, सर्वर। दूसरा आपका इसी के अंदर आ जाता है क्लाइंट आ जाता है, मॉडम आ जाता है, रूटर्स आ जाता है और चैनल्स आ जाते हैं। मॉडम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मॉडम, ठीक है ना, वाईफाई में यूज किया जाता है, ये मॉडम यूज किया जाता है। राउटर्स यूज किए जाते हैं, जिसे रूटर्स भी कहते हैं। राउटर मॉडम दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है ना, ये सब इनके भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, नेटवर्क के भाग होते हैं। तो उसी में से नेटवर्क का एक जो भाग होता है वो होता है सर्वर। तो सर्वर होता क्या है, ठीक है ना, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना, आप सिंपल सी परिभाषा में लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो कि सर्वर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अतः सर्वर वेबसाइट के क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। सर्वर होते हैं वेबसाइटों के होस्ट होते हैं, तथा ब्राउजर द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट की प्रतिक्रिया में ये क्या करते हैं, वेब को कनेक्ट कर देते हैं। बस यही होता है हमारा सर्वर का काम, मेन काम यही होता है कि प्रक्रिया को वेब से कनेक्ट करना, प्रतिक्रिया को वेब से कनेक्ट करना हमारा क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। जी हाँ, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 9 नंबर दिया गया कि फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। फुल डुप्लेक्स मोड या डुप्लेक्स मोड, आपको कहीं कहीं डुप्लेक्स लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर डुप्लेक्स मिला, आधा का कहीं पर आपको पूरा का, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, ये वह एक ट्रांसमिशन मोड है जिसमें 2 घटकों के बीच जानकारी या डेटा का आदान प्रदान एक साथ होता है। ये फुल डुप्लीकेशन मोड्स कहलाता है, डुप्लीकेशन मोड्स कहलाता है। बस यही है, 2 घटकों के बीच डेटा का आदान प्रदान करना, यही कहलाता है। ठीक है ना, और इसी में आप लोगों ने देखा होगा जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन क्या है, एक प्रकार का डुप्लेक्स सिस्टम भी है। टेलीफोन आप लोगों ने सुना होगा, ये एक प्रकार का डुप्लेक्स सिस्टम है। क्योंकि क्या होता है, टेलीफोन जो होता है वो 2 पार्टियों को एक समय बात करा सकती है या बात करने के लिए सुनिश्चित की जाती है या सुन सकते हैं। तो वही होता है हमारा डुप्लेक्स मोड। बात करते हैं यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न की, सर्च इंजन क्या करता है। ठीक है ना साथियों, सर्च इंजन क्या होता है या सर्च इंजन क्या करता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सर्च इंजन क्या होता है, तो सर्च इंजन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, काफ़ी बार पढ़ा होगा। ठीक है ना, सर्च इंजन जो है वो 1990 के दशक में सर्च इंजन को कंप्यूटर में इंटरनेट की दुनिया के रूप में सर्च करता था, यही सर्च इंजन होता था। और सर्च इंजन और भी प्रकार के होते थे, कई प्रकार के सर्च इंजन कहलाते हैं। www
जिसे वर्ल्ड वेब कहते हैं, और इसके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। याहू हॉट हो गया, और ASK.com हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया, ये सारे गूगल क्रोम हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्तों, सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई इस सेवा का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस सेवा का प्रचलन जो है वो अधिक बढ़ रहा है। इंटरनेट के किसी भी सर्वर उपयोगकर्ता को थोड़ा सा स्थान दिया जाता है, जिसे सर्च इंजन कहते हैं। बस यही होता है हमारा सर्च इंजन। अगर इतना लिख देंगे आप लोग, बिल्कुल भी आपको कितना 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 1/2 बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि DBMS का पूरा नाम क्या है। DBMS का पूरा नाम क्या है? तो DBMS का जो पूरा नाम है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों? ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम। किसका? DBMS का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। DBMS का पूरा नाम होता है। DBMS का पूरा नाम होता है। चलिए आप अब यहां से हमारे जो क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वो लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का एक प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों? टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। यानी 14 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हो अगर आप लघुत्तरीय क्वेश्चन को करते हो तो। चलिए लघुत्तरीय क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं इनका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है ना, इनका क्या उद्देश्य होता है। और हाँ, इसको मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसकी जो PDF है, अभी मैंने आपको नेटवर्क के भाग बताए थे, नेटवर्क के भाग में आपको सर्वर बताया था, क्लाइंट, मॉडम, रूटर्स और चैनल्स, ठीक है ना। हालांकि इसमें जो पूछा गया था वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर पूछा गया, तो सर्वर्स ही मैंने बताया था। और हो सकेगा तो PDF आपको मैं इसके ऊपर स्पेशली PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। कंप्यूटर नेटवर्क की बात की गई तो कंप्यूटर नेटवर्क की भूमिका कह लीजिए, कंप्यूटर नेटवर्क रूल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जब हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं साथियों? उन्हें हम एक ही नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अब यहीं पर दोस्तों बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है। तो क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में, नेटवर्क के बारे में नहीं पूछा गया, इसमें उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया। तो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना होता है जिनमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक प्रकार से जोड़ा जाए, किसी संचार माध्यम से, किसी संचार के सहारे या माध्यम से एक दूसरे पर परस्पर संप्रेषण कर सके, वही होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं वो भी आप लोगों ने समझ लिया, कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य क्या होते हैं वो भी आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन रख सकता है यहाँ पर कि कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग एवं अनुप्रयोग बताइए। तो सूचनाओं का आदान प्रदान, संप्रेषण की सुविधाएं प्रदान करना, केंद्रीय सूचना भंडार एवं लाभान्वित करना, और उपयुक्त साधनों का उपयोग करना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग के तथा अनुप्रयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर अपने 13 नंबर प्रश्न की, 13 नंबर प्रश्न की शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कंप्यूटर है उसका क्या उपयोग है, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के क्या उपयोग हैं? शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कंप्यूटर का उपयोग कह लीजिए, ठीक है ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अनुप्रयोग की बात की गई तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग कह लीजिए, तो अनुप्रयोग में आपका शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगा, प्रकाशन के कार्य में आ जाएगा, मनोरंजन में भी ये आता है कंप्यूटर आपका, व्यवसायिक में भी आता है, चिकित्सा में भी आता है, मौसम विज्ञान में भी आता है, वैज्ञानिक कार्यों में भी आता है, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आता है। कुल मिला के ये 8 क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें से आपका सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया, वो पूछा गया शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बात की गई है। तो कंप्यूटर का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही हो रहा है आजकल। जैसे कि मल्टीमीडिया तकनीक का आगमन हुआ है, तब से शिक्षा में क्या हुआ, बहुत से महत्व बढ़ गए हैं, और इन सभी विषयों के व्याख्यान CD-ROM पर उपलब्ध होते हैं। इन सभी का जो व्याख्यान है वो CD-ROM पर उपलब्ध होता है। अभी CD-ROM का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था, क्योंकि यह एक छोटी CD-ROM पर कई किताबों का टेक्स्ट स्टोर किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ अधिक समय तक इसे सुरक्षित भी रखा जा सकता है। इसी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में जो है
कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? 40 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। क्वेश्चन ये दोस्तों पेपर जो होता है ये अगर हम करना चाहें, ठीक है ना, ये अगर हम अपनी स्पष्ट लैंग्वेज में लिखना चाहें तो यार 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एकदम स्पष्ट आवाज़, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण में अगर हम लिखना चाहें तो 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर तैयारी नहीं होती है तो 1 घंटे भी भारी पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। जीमेल की आप हमारे बात नहीं हो रही है, जीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ईमेल की बात हो रही। ईमेल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसका फुल फॉर्म भी होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होते हैं, इनके बारे में, जिसे हम ईमेल कहते हैं। देखिए दोस्तों ईमेल क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य होता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध उस साधन या सेवा से है जिसका प्रयोग कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों के बीच संदेशों या दस्तावेज, फैक्स, दस्तावेज आदान प्रदान किया जाता है। ईमेल के माध्यम से व्यक्ति चाहे जहां बैठे हों उनके बीच में संदेश या दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसे में आपका रेडियो सेवा, शिक्षा डिजाइन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एडुसेट, ई संग्रहालय, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय, ई प्रयोगशाला जिसे हम ई लैब कहते हैं, और उसी के अंदर मार्क प्रदत्ता, क्वेरी हैंडलिंग, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। सॉरी, ईमेल के अंतर्गत नहीं, ये आपके आ जाते हैं संपूर्ण अध्याय जो सारांश, समरी जिसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर पूरा पढ़ने के बाद जो हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल सारांश जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ना ईमेल क्या होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पावर पॉइंट में क्या करते हैं, पावर पॉइंट में क्या करते हैं, यानी पावर पॉइंट जो होता है, अभी ये जो आपकी वीडियो बन रही है दोस्तों, ये पावर पॉइंट में ही बन रही है। ये जो आपकी वीडियो है ये कंप्यूटर में आपका एक एप्लीकेशन होता है पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, उसी के अंदर ये वीडियो बन रही है। उसी के अंदर क्या बन रही है, ये वीडियो जो है आपकी उसी के अंदर बन रही है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि पावर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना, पावर पॉइंट क्या होते हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है, जिसे MS पावर पॉइंट कहते हैं, ये एक प्रकार का MS ऑफिस का एक भाग होता है। MS ऑफिस का एक भाग होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, समृद्ध जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम एक योजना बना करके, कह लीजिए डिजाइन में या स्लाइड शो के माध्यम से, यानी कि स्लाइड शो का मतलब समझ रहे हो ना, स्टाइल से, समझ रहे हैं ना, स्टाइल, यहाँ पर स्लाइड शो मतलब स्टाइल, अगर हम आपको नाम देंगे या स्टाइल के माध्यम से अगर समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर आपकी समझ में आएगा कि मतलब एक स्लाइड एकदम से भाग गई, दूसरी स्लाइड आ गई, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइडों का आपस में सेकेंडों में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। या इसी के अंतर्गत आपकी 3D आईडीज जो होती है, 3D आकृति, उसमें भी आपका एनिमेशन लग जाता है। तो मतलब एक समझाने का जो नज़रिया होता है वो कुछ आकर्षण की, जो समझने वाला सामने है वो आकर्षित हो जाए, तो वही किसके अंतर्गत आता है, पावर पॉइंट के अंतर्गत आ जाता है। इसमें सरलता से हम स्लाइड शो भी कर सकते हैं, उसके बाद इसमें डिज़ाइन भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का स्लाइड शो आसानी से तैयार करके उसको समझा सकते हैं, ठीक है ना, सब इसके अंतर्गत आ जाता है। इसमें टेम्पलेट भी काफ़ी प्रकार के होते हैं और इसका हम लोग ज़्यादातर प्रयोग प्रोजेक्टर कार्य में ज़्यादातर करते हैं। और पावर पॉइंट को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है ना, पावर पॉइंट को स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अगर कंप्यूटर आपका ऑफ है तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, मेन्यू से ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, मेन्यू का मतलब आपका विंडोज़ के ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे और उसके अंतर्गत एक पावर पॉइंट 2007 होगा। अगर आपके सिस्टम में 2007 पड़ा हुआ है तो 2007 माइक्रोसॉफ्ट पे पावर पॉइंट पर क्लिक कर देंगे, बस हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा पावर पॉइंट। आगे बात करते हैं ई लर्निंग। आगे बात करते हैं यहाँ पर ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग ये होता है कि यदि छात्र ज्ञान इंटरनेट या किसी वेबसाइट द्वारा प्राप्त करता है, वेबसाइट आदि द्वारा प्राप्त करता है, तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाता है। ई लर्निंग के माध्यम से जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाता है। इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया जो होती है वो ई लर्निंग कहते हैं और इसके लिए कुछ वेबसाइटों एवं शिक्षकों के द्वारा शुल्क लिया जाता है तथा कुछ सेवाएं निःशुल्क भी प्रदान की जाती हैं। जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई भी चार्ज आपसे लिया जा रहा नहीं, लिया जा रहा ना, तो ये बिल्कुल भी
यही होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो ई लर्निंग होती है ये दो प्रकार से होती है, एक तो आप शुल्क लेकर के और एक निःशुल्क, दो प्रकार से होती है। बात करते हैं यहाँ पर 17 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक, ठीक है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है आइए देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि ई लर्निंग क्या है, पावर पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, तो अब इसी के अंदर आपका आ जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, यह है सेवा किसी व्यवसाय संचार व्यवस्था को उच्च शिखर पर पहुंचाती है तथा बड़ी संख्या में एक कंपनी अथवा दूसरी कंपनी के लोगों के संचार सेवा बड़े बड़े स्तर पर जोड़ती है। जैसे आपको पता है ना, कोरोना के बारे में कोई भी जानकारी पीएम मोदी को देना होता है तो सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वहां पर क्या किया जाता है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और जो भी जानकारी होती है दिल्ली में बैठ के हर एक स्टेट में जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहुंचा दी जाती है। बस यही है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। इसमें आपका चाहे ऑडियो वीडियो या डिजिटल संचार किसी प्रकार की सेवा का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। चाहे ऑडियो से हम कर लें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना, इसमें आपका ऑडियो वीडियो और डिजिटल संचार की सेवा प्रयोग कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत, जिसकी कीमत कम होती है, ठीक है ना। विजुअल डिस्प्ले होती है, विजुअल बोर्ड रूम या वैश्विक स्तर पर भी प्रतियोगियों या सीट आरक्षित करके या ऑडियो वीडियो या डिजिटल संचार भी सेवा इसका प्रयोग कर सकते हैं। यही होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर डिजिटलीकरण क्या होता है, डिजिटलीकरण किसे कहते हैं, डिजिटलीकरण क्या होता है, ठीक है ना। डिजिटलीकरण क्या होता है, तो अभी आप लोगों को पता होगा डिजिटलीकरण सारा जो इंडिया वो है, इंडिया क्या हुआ है एक प्रकार का डिजिटल इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा है, ठीक है ना। जाना जाने लगा, नहीं जाना लगे, बिल्कुल। तो डिजिटल इंडिया क्या होता है, डिजिटलिंग क्या होता है एक प्रकार से, तो डिजिटलिंग ये होता है, डिजिटलिंग का आशय ये होता है कि किसी रूप में तस्वीरें, आवाज़ इत्यादि में मौजूद एनालॉग सूचना का उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे आपका स्कैनर आ जाता है, विशेष कंप्यूटर चिप के द्वारा डिजिटल रूप में रूपांतरण किया जाता है, जिससे सूचना को डिजिटल सर्किटों, उपकरणों तथा नेटवर्कों के माध्यम से संग्रहित या प्रेषित कर सके या किया जाता है। डिजिटलीकरण सेवाओं को पारदर्शी जिम्मेदारी दी जाती है और यही इलेक्ट्रॉनिक रूप में जनता तक पहुंच सके, ठीक है ना। यही होता है डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हर एक जनता के पास पहुंच सके, डिजिटलीकरण कहलाता है, ठीक है ना, ये होता है। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे आपके 18 क्वेश्चन, जो कि आपको मतलब अगर आप इसको समझ, देखिए अगर बना के लिखना है तो उसमें आप कोई भी कहानी लिख सकते हो, बनाना ही है अगर तो कोई भी कहानी आप बना के लिख सकते हो, लेकिन जो इसका रियल जो लाइन है, स्पष्ट लाइन, जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, वो हमारा अपने आप में, चाहे आप 2 लाइन में लिख दीजिए स्पष्ट आंसर होना चाहिए बस, चाहे आप वही 1 पेज में लिख दीजिए स्पष्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सभी को पता है यार वीडियो को क्या करना होता है, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। 2016 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हो सकेगा तो प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हाँ पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाए तो जरूर आपको मिल जाएगी। तब तक कुछ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।